हेलो दोस्तों, पीटी 365 एनवायरनमेंट का जो पोर्शन स्टार्ट हुआ था यूपीएससी हिंदी की एक फ्री इनिशिएटिव पर आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं। तो मिशन लाइफ हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था और कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक्स को कवर किया जाए, लेकिन उन टॉपिक्स को ज़्यादा वरीयता देंगे जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुछ चीज़ें जो छूटी हुई थी उनमें से मैंने कुछ चीज़ें मार्क कर ली है जो आपको बता देना चाहता हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था बाल अधिकारों और पर्यावरण पर मार्गदर्शन। इसके बाद कुछ चीज़ें थी जो कि सुर्खी में रही थी, जैसे ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच। ठीक है, तो विश्व मौसम कांग्रेस यानी कि WMO जो होता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस, ठीक है, कि एक नई GHG निगरानी पहल है जिसको बोलते हैं ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच, याद रखेंगे। ठीक है, यह पहल अंतरिक्ष और भूमि स्थित सभी पर्यवेक्षण प्रणालियों तथा मॉडलिंग और डेटा समावेशन सुविधाओं को एक ही तंत्र के अधीन करेगी। मतलब जो भी सिस्टम्स हैं सब कुछ एक ही तंत्र के अधीन होगा। इसमें मुख्य 4 घटक होंगे GGGW में। पहला तो ये CO2, दूसरा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता की निगरानी करेगी, और निगरानी करने के लिए भूमि आधारित और उपग्रह आधारित, मतलब एक तो लैंड बेस्ड ये निगरानी करेंगे और दूसरा जो है सैटेलाइट बेस्ड निगरानी करेंगे। दूसरा काम ये करते हैं कि जो भी गतिविधि संबंधी डेटा और प्रक्रिया आधारित मॉडल्स है, यानी कि जो भी उसका प्रोटोटाइप या प्रतिरूप होगा, उसके आधार पर GHG उत्सर्जन का पूर्वानुमान करेंगे, यानी कि फोरकास्ट करेंगे कि कितना ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होने वाला है। तीसरा करेंगे कि उसके चक्र को दिखाने के लिए, यानी कि ग्रीन हाउस गैस के चक्र को दिखाने के लिए वर्ल्ड वाइड हाई रेजोल्यूशन पृथ्वी प्रणाली मॉडल का एक सेट बनाएंगे। ठीक है, पृथ्वी प्रणाली क्या है, तो अर्थ सिस्टम का एक सेट बनाएंगे। चौथा है कि जो मॉडल और डेटा होगा उसमें आपका एक समावेशन लेके आएंगे, यानी कि एक आपका इंक्लूसिव सिस्टम के साथ जो है एक तंत्र का बनाएंगे, एक तंत्र बनाएंगे। ठीक है, एक सिस्टम बनाएंगे। ठीक, तो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये था। दूसरी चीज़ है इनैक्ट। इनैक्ट देख लेते हैं क्या है। इनैक्ट का फुल फॉर्म है एनहांसिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एन एक्सेलरेटेड क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो इसका फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि इनैक्ट जो है, जो कि UNEP के तहत जो है 6 देश इनैक्ट साझेदारी में शामिल हुए हैं, उस इनैक्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो एनहांसिंग, E फॉर एनहांसिंग, N फॉर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एन एक्सेलरेटेड, A फॉर एन एक्सेलरेटेड, C फॉर क्लाइमेट एंड T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसे याद रखना है कि नेचर के साथ ही नेचर बेस्ड सॉल्यूशन एक वर्ड है। ठीक है, तो एनहांसिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एन एक्सेलरेटेड क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन, इनैक्ट। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP और 6 नए देश इनैक्ट साझेदारी में शामिल हो गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारत इनैक्ट का सदस्य नहीं है, भारत इनैक्ट का सदस्य नहीं है। फिर कहता है कि इनैक्ट की साझेदारी के बारे में अगर देखा जाए तो क्या है कि इसे जर्मनी और मिस्र ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN के साथ मिलकर के COP27 में लॉन्च किया था। अभी मैं इस पर आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। फिर कहता है कि COP27 का आयोजन 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ। इसका उद्देश्य जो था वो ये था कि प्रकृति आधारित समाधान हम लोग खोजेंगे, उसके जरिए जलवायु परिवर्तन या जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके प्रभाव को और भूमि की पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण से निपटने के लिए, और जो भी बायोडाइवर्सिटी है यानी कि जैव विविधता है उसके नुकसान में जो भी हुआ है, जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए एक वर्ल्ड वाइड हम लोग साथ में, मतलब ग्लोबली एक एफर्ट या प्रयास करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब इनैक्ट पे एक क्वेश्चन मैं फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन इनैक्ट के विषय में सही है। ठीक है ना, सही कथन चुनना है। तो पहला ये है कि इनैक्ट का जो पूरा नाम है वो है एनहांसिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एन एक्सेलरेटेड सेल थेरेपी। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ इनैक्ट। ओके, तीसरा जो इसका ऑप्शन है वो है कि जर्मनी और मिस्र ने IUCN के साथ मिलकर के इसे COP27 में लॉन्च किया था। और चौथा ऑप्शन ये है कि जो आपका COP27 था वो आपके मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। तो आपको बेहतर रूप से समझ में आ रहा होगा कि पहला और दूसरा जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा गलत बनाया है। तो थोड़ा सा इस तरीके से क्वेश्चन को याद रखते हुए चलना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर फॉर्म कर दिया। फिर दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कंपाला मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र, यानी कि कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, जिसको KDMECC भी बोल रहे हैं, कंपाला मंत्रिस्तरीय तो जो कंपाला है, सबसे पहले ये कहाँ की कैपिटल है, तो ये है युगांडा की कैपिटल।
युगांडा, ठीक है। तो इसको आप मैप में लोकेट कर लो। तो आप लोग मैप में देख लेना, लेकिन मैं थोड़ा सा एक रफ मैप आपको बना के बता देता हूँ, ठीक है। इक्वेटर ऐसे ड्रॉ करो, 0 डिग्री पे इक्वेटर है, मतलब 0 डिग्री को ही इक्वेटर कहते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो इक्वेटर जो है वो युगांडा के नीचे से होकर के जाता है, मतलब कि इस पोर्शन से ऐसे होकर के जा रहा है। उसके ठीक नीचे क्या है, अगर ब्लू कलर से इसको दिखाया जाए तो यहाँ पर है आपकी लेक विक्टोरिया। ये क्या है, लेक विक्टोरिया, युगांडा है ये, ठीक है, युगांडा। और इसकी कैपिटल कहाँ पड़ती है, नीचे के पोर्शन में, इस इलाके में, इसका नाम है कंपाला, ठीक है। तो ये कुछ एक रफ आइडिया मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो कंपाला घोषणा पत्र या कंपाला डिक्लेरेशन है वो उसमें कितने कंट्रीज शामिल है। तो कंट्रीज है 48 अफ्रीकी देश शामिल होते हैं और इसको अपनाने के लिए एक सहमति व्यक्त किया है। उद्देश्य क्या है, कहता है कि महाद्वीप में, जो भी अफ्रीका महाद्वीप है उसमें मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के संबंध को रेखांकित करना है। मतलब जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण आपके क्लाइमेट चेंज पर जो भी अफेक्ट होता है, ठीक है, उसको क्या करना है, मार्क करना है, मतलब उसको ध्यान रखना है कुल मिलाकर के। इसमें इस घोषणा पत्र में 5 विषय हैं जिसके लिए चिंताएं हैं। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस एक बारी रफली पढ़ दे रहा हूँ, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये कहते हैं कि जो लगातार जारी मरुस्थलीकरण है, यानी कि डिजर्टिफिकेशन, जो कंटिन्यूअस डिजर्टिफिकेशन है, और भूमि क्षरण है, यानी कि सॉइल इरोजन है, इसके विषय में एक चिंता है इन लोग को। फिर कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र आपके जो भी हैं, इकोसिस्टम है, उसका असंधारणीय उपयोग कर रहे हैं, यानी कि अनसस्टेनेबल यूज कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। तीसरा है कि जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के कारण लोगों को अनियोजित प्रवासन हो रहा है, यानी कि माइग्रेशन हो रहा है लोगों का। क्यों, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे बहुत सारी क्या आ रही हैं, डिजास्टर आ रहे हैं, जिसके कारण ये लोग माइग्रेट कर रहे हैं। फिर डेटा और तुलनात्मक आंकड़ों की कमी है, कि मतलब कंपैरेटिवली जो कंपैरिजन वाला डेटा होता है उसकी भी कमी है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर। लास्ट है जलवायु संकट के खिलाफ प्रतिक्रिया के लिए साझेदारी और वित्त पोषण की सीमाएं, यानी कि जो इनको फाइनेंस करने वाली संस्थाएं हैं या पार्टनरशिप करने वाली आपकी समितियां हैं, या इस तरह से कह सकते हैं जो अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, वो जलवायु संकट के खिलाफ थोड़ा सा लिमिटेड है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कभी इनको कुछ मदद दे दी गई $20 अरब की, या जो भी है, ठीक है। तो हर टाइम आप नहीं दे सकते, कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए उनकी भी कुछ लिमिटेशंस है, जिसके कारण हमेशा मदद नहीं दे सकते। तो ये कंपाला मंत्री स्तरीय जो एक घोषणा पत्र था कंपाला डिक्लेरेशन के नाम से, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। अगला है कि कूल कोएलिशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो कूल कोएलिशन है क्या, कह रहा है कि हाल ही में कीपिंग इट चिल हाउ टू मीट कूलिंग डिमांड्स वाइल कटिंग इमिशंस, मैंने बताया था कि ये आपका कब आया था, तो COP 28 में ये चीज़ आई है। कह रहा है कि इस शीर्षक से ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 में जारी की गई है। यह रिपोर्ट UNEP के नेतृत्व में कूल कोएलिशन ने जारी की है। किसने जारी की है, तो कूल कोएलिशन ने जारी की है। एक क्वेश्चन बना दूंगा इस पर, ठीक है। किसके सहयोग से या नेतृत्व में जारी की गई है, तो UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नेतृत्व में जारी की गई है। ये ग्लोबल कूलिंग प्लेज का समर्थन करने के लिए जारी की गई है क्या, बेसिकली है क्या, ऐसे बता देता हूं कि देखो है क्या कि इतने सारे रेफ्रिजरेटर यूज होते हैं, वो ठंडा करते हैं रेफ्रिजरेंट के मदद से, जिसको बोलते हैं प्रशीतक, ठीक है, रेफ्रिजरेंट। तो ये रेफ्रिजरेंट ऐसा हो कि आपके इनका जो है एडवर्स इफेक्ट ना पड़े आपके इन्वायरमेंट पे, यानी कि कहीं ना कहीं ये ग्रीन हाउस गैसेज या सच लाइक ग्रीन हाउस गैसेज की तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी रिलीज करते हैं जिससे कि आपके इन्वायरमेंट में बहुत एडवर्स इफेक्ट या बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो कोशिश ये की जा रही है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे प्रशीतक या रेफ्रिजरेंट यूज किए जाएं जिनका इंपैक्ट आपके इन्वायरमेंट पर कम हो, ठीक है, या वो इतने स्किल्ड हो कि कम अमाउंट में ही यूज होने पर बढ़िया शीतलन प्रोवाइड कर सकें, ठीक। तो इसमें क्या क्या बातें कह रही हैं, वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होगी उसे मार्क कर दूंगा। कह रहा है UNEP ने SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा 2030 और पेरिस समझौते के बीच तालमेल बिठाने हेतु पहला वैश्विक सम्मेलन में कूल कोएलिशन को आरंभ किया, ठीक है। तो पहली बार ये आ रहा है आपका, या भागीदारों को जो भी इसमें कंट्रीज इंक्लूड होती हैं, जो आती हैं, का एक वैश्विक नेटवर्क है, एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, जो सभी देशों को दक्ष व जलवायु अनुकूल शीतलन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रहा है। दक्ष मतलब क्या होता है, स्किल्ड, मतलब ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज होगा जो कि बहुत जलवायु अनुकूल भी हो, यानी कि क्लाइमेट को लेकर के काफी एडेप्टिव भी हो। तो इस दिशा में
काम कर रहा है, ठीक है। तो क्लाइमेट इफिशिएंट जो आपका रेफ्रिजरेंट है इसके लिए भी ये लोग काम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंडिया कूल कोalition का भागीदार है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ISA जो है आपका, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया का, जिसका हेडक्वार्टर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पर है। तो ये भी जो है कूल कोalition का नेटवर्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा, ठीक है। फाओ के बारे में भी कुछ चीज़ें दी हुई है, तो फाओ को हम लोग उतना अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नैरोबी घोषणा पत्र। तो अभी हमने एक पढ़ा कंपाला घोषणा पत्र, ठीक है। अब दूसरा पढ़ना है नैरोबी घोषणा पत्र। तो सबसे पहले हम लोग लोकेट करेंगे कि आपका नैरोबी कहाँ है। तो नैरोबी जो है केनिया की कैपिटल है। अब उसी मैप में चले आते हैं जो पिछला मैप हमने बनाया, ठीक है। तो हमने मैप में बनाया था आपका युगांडा, और बता रहे थे कि इक्वेटर युगांडा से होकर के जाती है, केनिया जस्ट इसके बगल में है, यानी कि इक्वेटर केनिया से भी होकर के जाएगी, बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अब ये ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ आपको केनिया की जो पोजीशन है, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है टोटल पोजीशन, लेकिन ऐसे समझ लो कि ये कुछ, एक सेकंड, एक्चुअली जो गड़बड़ हुआ है उसको यहीं सुधार लेते हैं, ठीक। ये देखिए, और इनको भी जरा सा नीचे कर लिया जाए, ठीक है। तो ये जो ब्लू वाला दिखा रहा है, ये ब्लू वाला है आपका केनिया, ठीक है, और इसी में पड़ता है नैरोबी। तो यहाँ पर एक डायलॉग हुआ है जिसको केनिया घोषणा पत्र कह रहे हैं। आइए देखते हैं कि क्या है, सॉरी, नैरोबी घोषणा पत्र में क्या है। ये पहला अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 नैरोबी घोषणा पत्र जारी करने के साथ समाप्त हुआ। पहला अफ्रीकन क्लाइमेट समिट जो भी हुआ, तो अफ्रीकन क्लाइमेट समिट पहली बार हुआ है, याद रखेंगे, अफ्रीकन क्लाइमेट समिट। ये नैरोबी घोषणा पत्र के साथ आपका समाप्त होता है। नैरोबी घोषणा पत्र में $100 अरब की वार्षिक जलवायु वित्त प्रतिबद्धता और बहुपक्षीय वित्तीय प्रणालियों में सुधार की मांग की गई है। मतलब कहा जा रहा है कि $100 अरब की एक साल में जो क्लाइमेट के लिए वित्त प्रतिबद्धता है, मतलब कि एक वहां पर प्रॉमिस किया गया है, मतलब कुल मिलाकर के $100 अरब जो है ये लोग आपके क्लाइमेट के लिए जुटाएंगे ईयरली, ठीक है, पहला ये। और बहुपक्षीय वित्तीय प्रणाली का मतलब ये है कि अलग अलग तरीके से जहां जहां से धन आता है उसमें कुछ सुधार की जरूरत है, मतलब कि उनको मोटिवेट कर सकते हैं या फिर उनको सचेत कर सकते हैं, उनके ऊपर फाइन लगाने की बात कर सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर के उनको भी किसी तरीके से जो है उसमें सुधार की डिमांड जो है की जा रही है और कोशिश रहेगी। नेक्स्ट आता है आदिस अबाबा। तो आदिस अबाबा हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, आदिस अबाबा इथियोपिया की कैपिटल है, बस ये जानेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है C40, ये इंपॉर्टेंट है। C40 क्या है? C40 सिटीज के प्रति बेंगलुरु शहर की प्रतिबद्धता के अनुरूप बेंगलुरु क्लाइमेट एक्शन प्लान प्रस्तुत किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है, 1 स्टार मार्क कर रहा हूँ उस पर। C40 सिटीज के प्रति बेंगलुरु शहर की प्रतिबद्धता के अनुरूप बेंगलुरु क्लाइमेट एक्शन प्लान प्रस्तुत किया गया है। इस बैठक के दौरान सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट और 3I मॉडल जैसी दिल्ली की पहलों पर चर्चा की गई है, ठीक है। क्या क्या नाम है? सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट और 3I मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये दिल्ली शहर की महत्वपूर्ण पहलें हैं। तो 2 पहल आपको पता चल रही है कि सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट और दूसरा 3I मॉडल, ये दोनों पहल दिल्ली की है, लेकिन अभी जो बेंगलुरु क्लाइमेट एक्शन प्लान हुआ है वहां पर C40 सिटीज के दौरान इसको जो है एक आपके मॉडल की तरह से वहां पर पेश किया गया है। कह रहा है कि दिल्ली का जो 3I मॉडल समावेशन, प्रोत्साहन और नवाचार पर केंद्रित है। मतलब दिल्ली का जो 3I मॉडल है वो आपके समावेशन यानी कि इंक्लूजन, प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट और नवाचार यानी कि इनोवेशन पर आधारित है। ये किसके लिए था? तो इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्रित था आपका 3I मॉडल। याद रखेंगे 3I मॉडल कहाँ का है? तो पहला तो आंसर हो गया दिल्ली। फिर दूसरी चीज़ क्या है, किस पे बेस्ड है? तो ये चीज़ नहीं पूछेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक जो आपकी व्हीकल है उस पर बेस्ड है। कहता है कि C40 जो है दुनिया के प्रमुख शहरों के लगभग 100 मेयर्स का एक वैश्विक नेटवर्क है, ठीक है। तो C40 का भी पूछ सकता है कि C40 क्या था जो कि बेंगलुरु में हुआ। तो C40 मेयर्स का एक कलेक्शन है, या कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है। ये सभी जलवायु परिवर्तन के संकट का सामना करने के लिए एकजुट हुए हैं। 6 भारतीय शहर इसमें शामिल हैं। तो 4 जो है वो मुख्य शहर है भारत के, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है और चेन्नई है। उसके अलावा बेंगलुरु में हो रहा है तो बेंगलुरु याद रखिए, और चूंकि अहमदाबाद से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मतलब कि गुजरात से हैं, तो अहमदाबाद भी एक याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये 6 शहर जो है C40 में भारत के हैं इस समूह में। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं CCTS परियोजना, यानी कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना। पहले समझते हैं कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कब आया, ठीक है, और किस तरह से ये काम करता है। तो कार्बन क्रेडिट जो है वो आया था आपका
क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान कार्बन ट्रेडिंग की शुरुआत हुई कि कार्बन का ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने का मतलब क्या है, इसमें बेसिकली बेवकूफ़ बनाते हैं, मतलब अर्थ के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। देखिए, मतलब मेरे वर्ड्स में जो मुझे समझ में आया कि अर्थ के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एक कंट्री अपनी टोपी दूसरे के सर पे बैठा दे रही है। जैसे कहने का मतलब है, बस एग्जांपल, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करो कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ने ये मानक तय कर दिया कि 80 टन CO2 से ज़्यादा आप जो है इमिशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये जो मानक है वो किसी व्यक्ति पर भी आपका लागू होता है, किसी कंपनी पे भी लागू होता है, संस्था पे भी लागू होता है, सब पे लागू होता है, ठीक है। तो अब वहां पर दो लोगों का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक व्यक्ति है जिसके पास कोई CNG टाइप की संस्था है या ऑटो है या जो कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, जो कि केवल 40 टन CO2 का उत्सर्जन करता है। दूसरा वो है जो कि 120 टन या 130 टन CO2 का उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो चूंकि पहला वाला ये कहता है कि 80 टन का मानक है और मैं कर रहा हूं केवल 40 टन, यानी कि मेरे हिस्से के कितने टन CO2 का उत्सर्जन बचा, आपका आंसर होगा 40 टन का बच गया, ठीक है। और दूसरा वाला ये कहता है कि 80 टन का चूंकि सरकार ने बाउंडेशन लगाया है और मैं कर रहा हूं उससे 50 अधिक, ठीक। तो पहला वाला ये कहता है कि देखो यार, चूंकि मेरे पास 40 टन का अभी और इमिशन करने का तो मेरे पास है अभी राइट, सरकार मुझे नहीं पकड़ेगी, तो ऐसा करो ना कि मेरे नाम पे तुम इमिशन कर लो और तुम मेरे से ये इतना 40 टन का इमिशन कुछ पैसा देके खरीद लो। समझ में आ रहा है कि मतलब 80-80 टन दोनों को अलाउड है, यानी कि कुल मिला के 160। अभी क्या हो रहा है, 40 और 130 हो रहा है, यानी कि 170। तो पहला वाला ये कह रहा है कि 80 टन मेरे हिस्से का है, 40 ही मैं कर रहा हूं, 40 मेरा बच रहा है, इसको तुम करो, 130 वाले से कर रहा है, इसको तुम करो और मेरे से कुछ पैसा देके खरीद लो, मैं सरकार को दिखाऊंगा कि ये मैं कर रहा हूं, ठीक है। यही सिंपल सा फंडा है, कार्बन ट्रेडिंग बोलते हैं इसको, कि लोगों ने आपस में ट्रेड कर लिया। हो क्या रहा है, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट और अर्थ के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, बस आपस में पैसे का बंटवारा चल रहा है, ठीक है। तो यही समझेंगे। तो वो थोड़ा सा समझाने के लिए था, एग्जैक्ट चीजें वो बिल्कुल वैसी नहीं है लेकिन कुछ ऐसा ही है, ठीक है। कह रहा है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, जिसको CCTS बोल रहे हैं। पहले तो विद्युत मंत्रालय ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना में सुधारों की घोषणा की है। किसने की है, तो विद्युत मंत्रालय ने की है, पहला पॉइंट ये याद रखेंगे। CCTS यानी कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम्स की शुरुआत जो हुई थी वो 2023 में हुई थी, ठीक। CCTS के तहत कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग बाजार स्थापित करने का प्रावधान किया गया और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत इसकी पहली बार घोषणा की गई और ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 द्वारा संशोधित किया गया। तो दो चीज़ याद रखेंगे, पहला तो है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 था, उसके तहत पहली बार CCTS की घोषणा की गई, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम की घोषणा की गई और विधेयक जो था आपका एनर्जी सेविंग अमेंडमेंट एक्ट 2022 के द्वारा संशोधित किया गया। CCTS में क्या किया गया कि एक राष्ट्रीय संचालन समिति यानी कि नेशनल स्टीयरिंग कमेटी अर्थात इंडियन कार्बन मार्केट गवर्निंग बोर्ड का गठन किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसके पदेन मतलब विद्युत मंत्रालय के सचिव इसके पदेन अध्यक्ष होंगे और पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के सचिव इसकी सह अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। बाकी कह रहा है कि भारतीय कार्बन बाजार ICM के कार्यों को शासित करेगी और उनकी देखरेख का काम करेगी, ठीक। फिर आगे आते हैं, कह रहा है कि विद्युत मंत्रालय द्वारा घोषित नए मुख्य सुधार क्या किए जा रहे हैं। कह रहा है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जिसको BEE कहते हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, मानकों को विकसित करेगी और ऑफसेट तंत्र के तहत परियोजना को पंजीकृत कराएगी। संशोधित CCTS के तहत BEE कार्बन क्रेडिट को मान्य भी करेगा। पहले घोषित मूल फ्रेमवर्क में केवल सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन करने की बात की गई है। जिन संस्थाओं के लिए योजना बाध्यकारी नहीं है यानी कि नॉन ऑब्लिगेटेड एंटाइटीज, नॉन OEs, उन्हें भी अपनी डीकार्बोनाइजेशन परियोजनाओं को पंजीकृत करवाने और कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने की अनुमति दी गई है, ठीक है। इसको एक बारी अभी मैं रिकैपिचुलेट कर दूंगा, मुझे पता है कि थोड़ा सा ऑड है इसलिए उतनी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ये संस्थाएं स्वेच्छा से कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र की खरीद कर सकती हैं। कह रहा है कार्बन बाजार के बारे में एक चीज़ जान जाइए कि कार्बन बाजार एक ऐसी व्यवहारिक प्रणाली है जहाँ कार्बन क्रेडिट अथवा भत्ते खरीदे अथवा बेचे जाते हैं। कंपनी या व्यक्ति अपने, मान लीजिए कोई कंपनी है, अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की भरपाई के लिए कार्बन बाजार का उपयोग कर सकती है। वे ऐसा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को हटाने या कम करने वाली संस्था से कार्बन क्रेडिट की खरीद कर सकते हैं। एक कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का व्यापार योग्य परमिट है या वायुमंडल से हटाए गए, कम किए गए या अलग करके संचित किए गए 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या किसी अन्य ग्रीन हाउस गैस के बराबर होता है,
ठीक है। तो क्या होता है, अगर डेफिनेशन में आपसे पूछे कि कार्बन क्रेडिट क्या है, तो आप लिखेंगे कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का व्यापार योग्य परमिट है। यह वायुमंडल से हटाए गए, कम किए गए या अलग करके संचित किए गए 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या किसी अन्य ग्रीन हाउस गैस के बराबर होता है। शुरुआत कब हुई थी? 1997 में, क्योटो प्रोटोकॉल में। फिर से आपको कुछ बातें इसमें बता देता हूँ कि देखिए, बात हो रही है सीसीटीएस की। तो सीसीटीएस जो है उसमें विद्युत मंत्रालय ने कहा है कि हम कुछ सुधार करेंगे। ठीक है। अब आपको पता है इसमें बीईई इन्वॉल्व है, यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। ठीक है। कर क्या रहा है कि सीसीटीएस जो शुरू हुआ वो 2023 में शुरू हुआ। पहली चीज ये पता चला, सीसीटीएस के अंदर में ही एक बाजार हम लोग कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग बाजार एक हम लोग स्टार्ट करेंगे। सीसीटीएस की घोषणा जो होती है वो कहा गया कि जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आया था 2001 का, उसके अंडर में इसकी स्थापना करेंगे, यानी कि घोषणा की गई। और जो अमेंडमेंट हुआ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट जो आया 2022 का, उसमें जो है संशोधन उसके अंतर्गत किया गया। सीसीटीएस के प्रमुख बिंदुओं में कह रहा है कि एक राष्ट्रीय संचालन समिति, जिसको नेशनल स्टीयरिंग कमेटी कहते हैं, उसका हम लोग यहाँ पर गठन करेंगे। उसी को दूसरे नाम से भी जान रहे हैं कि इंडियन कार्बन मार्केट गवर्निंग बोर्ड। ठीक है। फिर कहता है कि जो विद्युत मंत्रालय से अधीन है, तो विद्युत मंत्रालय के जो सचिव होंगे इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। ठीक है। पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है एक्स ऑफिशियो। उसके बाद पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाले जो सचिव होंगे वो इसकी सह अध्यक्षता करेंगे, यानी कि एक्स चेयरमैन टाइप होंगे। ठीक है। फिर कहता है कि ये जो समिति होगी वो भारतीय कार्बन बाजार यानी कि आईसीएम के कार्यों को शासित करेगी और देखरेख करेगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पिछली बार शायद मैंने इसको जो है स्किप किया, तो देख लेते हैं कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये क्या कहता है, ये बाजार का प्रशासक होगा। ये मुख्यतः एडमिनिस्टर करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा जो भी मार्केट है उसका। कौन सा मार्केट है? तो आईसीएम है, भारतीय कार्बन बाजार का प्रशासक होगा। और क्या क्या काम करेगा? उत्सर्जन की कमी करने के लक्ष्य निर्धारित करेगा कि इतनी कमी हो जानी चाहिए उत्सर्जन में। ठीक है। दूसरी चीज है कि कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करेगा। ठीक है। तीसरा है कार्बन सत्यापन एजेंसियों को मान्यता प्रदान करेगा कि ऐसी कौन सी है कार्बन सर्टिफाइड एजेंसी जो कि दूसरे को जांचेंगी या फिर उनका जो भी प्रोग्रेस है वो देखेंगी या फिर जो लक्ष्य निर्धारित है उसके बारे में जांच करेंगी। तो चलिए सीसीटीएस के ऊपर एक क्वेश्चन बना लेते हैं। पहला, सीसीटीएस के बारे में, एक सेकंड, सीसीटीएस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला कि ये 2023 में आई। ठीक है। दूसरा कि ये आपका जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट था 2001 का, उसमें घोषणा की गई, और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट जो था 2022 का, उसके अंतर्गत इसको लाया गया। ठीक है। फिर कहता है कि इसमें बीईई जो होगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वो एडमिनिस्टर करेगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखेगा। ठीक है। प्रशासक की भूमिका में होगा। तीसरा कि सीसीटीएस के तहत ठीक है, एक सीसीटीएम भी आपका स्टेब्लिश किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ठीक है। फिर जो बीईई होगा, सारे पॉइंट में नोट कर दे रहा हूं, बीईई जो होगा वो कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करेगा। तो जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं सब क्या है? करेक्ट है। ठीक है। फिर मैंने कार्बन बाजार के बारे में आपको बताया ही था, अच्छे से समझा दिया था। वही उसी तरीके का एक फोटो यहाँ पर बना हुआ है कि वास्तविक जीएचजी उत्सर्जन जो है ऐसे दिखा हुआ है। ये कह रहा है कि कम हम लोग उत्पादित करते हैं, ये लोग अधिक करते हैं, तो ये इनको बिक्री किए, ये इनको खरीद लिए। ठीक है। वही सारी चीज़ें मैंने बता दी। ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि नेशनल कार्बन रजिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो नेशनल कार्बन रजिस्ट्री लॉन्च किया है। ठीक है। नेशनल कार्बन रजिस्ट्री एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो पहले तो ये क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि देशों को कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए राष्ट्रीय डेटा और प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम बनाएगा। पहला तो ये क्या करता है कि ये एक नेशनल लेवल का डेटा दिखाता है, और जो भी प्रक्रियाएं जो है इनको प्रभावी करने के लिए ली जानी है, जो भी प्रक्रियाएं होनी है, ठीक है, उनके लिए एक बढ़िया मैनेजमेंट जो है मैनेज करने में उनको सक्षम बनाता है। ठीक है। फिर कह रहा है कि इसे डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में मान्यता दी गई है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय माप, रिपोर्टिंग और सत्यापन MRV, ठीक है, तंत्र के साथ एकीकृत भी किया जा सकता है। ठीक। पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6
देशों को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी कि एनडीसी जो हमने पढ़ा था, उत्सर्जन कटौती के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से एक दूसरे को सहयोग करने की अनुमति देता है। पेरिस समझौता अनुच्छेद 6। ठीक, तो नेशनल कार्बन रजिस्ट्री भी याद रखेंगे, ये भी मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और टॉपिक है, नेशनल कार्बन रजिस्ट्री। ठीक है, ओपन सॉफ्टवेयर है, यूएनडीपी लॉन्च करता है और ये क्या करता है, कार्बन क्रेडिट के लिए जो राष्ट्रीय डेटा है और इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए लोगों को क्या करता है, सक्षम बनाता है इसको प्रबंधित करने के लिए, यानी कि मैनेज करने के लिए। अब आते हैं मिशन लाइफ। तो मिशन लाइफ हम लोग पढ़ चुके थे। मिशन लाइफ में 5 विषय थे, ये चीज़ याद रखनी है। फिर से देख लेते हैं। ऊर्जा बचाओ, जल बचाओ, सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि एकल प्लास्टिक का उपयोग कम करो, सतत खाद्य प्रणाली को अपनाओ और जीवन की स्वच्छ शैली अपनाओ। इसको व्यापक रूप से हम लोग पढ़े थे। अगला आता है राइट टू रिपेयर। राइट टू रिपेयर बेसिकली है क्या? राइट टू रिपेयर से संबंधित है इसरो, ESRO, ISRO नहीं है ये, और इसको मिट्टी मंत्रालय ने लेके आया है। मिट्टी मंत्रालय लेके आई है। मिट्टी मंत्रालय क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग से संबंधित एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। मतलब कुल मिला के कहना यह है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं हैं या घर में जो गुड्स यूज होते हैं उनको हम लोग अपने देश में क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। और इसके लिए जो भी कंपनी है, मतलब कि जो भी आपका मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ठीक है, उनके साथ एक टाई अप होना चाहिए, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपना सामान कोई भी आप बाहर रिपेयर कराओ। लेकिन एक तरह से राइट टू रिपेयर दिया गया है, रिपेयर हब बनाने की कोशिश है भारत को। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग। बहुत ध्यान दीजिएगा, इसरो के किसी छोटे एग्जाम में कोई गंदा मास्टर हुआ तो वो पूछ सकता है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है, और फुल फॉर्म में दे देगा इसरो। ठीक है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको याद रखिएगा कि इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग। ठीक है, एक बारी मैं लिख देता हूं। ठीक है, आउटसोर्सिंग। अब कह रहा है कि इसका लक्ष्य क्या है, भारत को विश्व का रिपेयर केंद्र बनाना। जो मैंने बोला कि विश्व का रिपेयर केंद्र बना देंगे। इसरो के तहत दोषपूर्ण हो, क्षतिग्रस्त हो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को इंडियन रिपेयर सर्विस संगठन के आउटसोर्स कर दिया जाएगा। इंडियन रिपेयर सर्विस संगठनों को आउटसोर्स कर देंगे। वहाँ ये इसको रिपेयर करेंगे, इनका नवीनीकरण कर देंगे, सटीक तरह से काम करने के लायक बना देंगे और अधिकतम कार्यक्षमता मतलब मैक्सिमम एफिशिएंट बना करके आपको वापस दे देंगे। राइट टू रिपेयर क्या है? राइट टू रिपेयर यह है कि उपभोक्ताओं को उनकी पसंद के अनुसार अपने उपकरण को मरम्मत करवाने में सक्षम बनाता है। हमको जहां मन करेगा हम वहां रिपेयर करवाएंगे, हमको जहां सस्ता पड़ेगा वहां करवाएंगे। हालांकि विनिर्माता यानी कि मैन्युफैक्चरर जो है अपने उपकरणों की अन्य संस्थाओं द्वारा मरम्मत को बढ़ावा नहीं देते हैं। ठीक है, भारत में की गई कुछ पहले हैं, जैसे मिशन लाइफ को बढ़ावा देने के लिए राइट टू रिपेयर पर एक समिति का गठन किया गया था। फ्रेमवर्क में कुछ प्रमुख क्षेत्र की पहचान की गई कि कृषि संबंधी उपकरणों को ही देखेंगे। मोबाइल फ़ोन, टैबलेट बहुत ज़्यादा आप लोग फेंकते रहते हो। ठीक है, इससे और क्या होगा, एक चीज़ ई वेस्ट वाले में ई वेस्ट घट सकता है। ठीक है, तो राइट टू रिपेयर याद रखेंगे, मेंस लिखते समय डाल सकते हैं। ठीक है, और इसरो डाल सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट को यहीं पर क्या करेंगे, रिपेयर कर देंगे, फेंकना नहीं पड़ेगा आपको और इफिशियंटली काम करेगा। ठीक, उपभोक्ता वस्तुएं यानी कि सर्विस सेंटर में नहीं जाना पड़ेगा, उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसी कैटेगरी का रिपेयर हो जाएगा। उपभोक्ता वस्तुएं यानी कि जो हम लोग कंज्यूमिंग गुड्स होते हैं, कुछ चीज़ें जैसे फ्रिज विज हो गया, ठीक है, टीवी हो गई, कुछ और चीज़ें इस तरह की, आयरन हो गया। ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल उपकरण, मतलब जितने भी प्रमुख क्षेत्रों की पहचान है, मतलब उन सबको पहचान लिया गया है जो भी जरूरी चीज़ है। फिर किसने लॉन्च किया है? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया। ये चीज़ याद रखिएगा कि राइट टू रिपेयर पोर्टल किसने लॉन्च किया, किस मंत्रालय ने? तो उपभोक्ता मंत्रालय ने, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। ठीक, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब पड़ता है? 24 दिसंबर। अब अगर एग्जामिन में पूछ देता है, एग्जामिनेशन में आपके आता है, सपोज करो कि पीसीएस के एग्जामिनेशन में 3-4 मिलाने के लिए आया, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, उसमें एक आ गया उपभोक्ता दिवस। ठीक, तो लोग कहेंगे कि पेपर बनाने वाला जो है लगता है कि 2 घूंट कभी पी करके आया था, उसने पूछ लिया है। हालांकि वैसे तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक पेपर बनाना होता है 150 क्वेश्चन का। ठीक है,
उन्हें उन्हें शर्म आनी चाहिए कि आप इतनी सारी टेस्ट सीरीज कराते हैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, आपको थोड़ा सा भी एक आंसर जो है कहीं भी गलत नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 150 क्वेश्चन बनाने में आपके 5 क्वेश्चन गलत होते हैं। अगर वो साइकोलॉजी प्ले है, मतलब कि अगर वो आप मानव मस्तिष्क के साथ, एक अधिकारी के मस्तिष्क के साथ खेल रहे हो, तब तो वो चीज़ पॉजिटिव हो सकती है कि ठीक है, तब तो वो बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि आप एक साइकोलॉजिकल प्रेशर वहाँ पर क्रिएट कर रहे हो, और उस साइकोलॉजिकल प्रेशर को जो बियर कर लेगा वो अधिकारी बन गया, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर गलतियाँ बिना जाने हो रही हैं, मतलब वो जानबूझ के की गई तब तो ठीक है, लेकिन अगर बिना जाने हो रही हैं गलतियाँ, तो फिर मतलब उससे भद्दा तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब किसी को भी पेपर बनाने को दे दो, इवन यूपीएससी हिंदी का जो पेपर होता है उसमें आपको गलतियां नहीं मिलेंगी। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि इतने बड़े स्तर जिसको लाखों बच्चे भरते हैं उसमें गलतियां कैसे हो सकती हैं। खैर छोड़िए ये सब बात, इसे कमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आ जाओ। तो 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और उसी दिन ये पोर्टल लॉन्च किया गया, ठीक है। बस इसमें कुछ चीज़ें और हैं लेकिन वो हम लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, सीबीएएम। सीबीएएम क्या है? सीबीएएम में कुछ कुछ चीज़ें हैं, देख लेते हैं क्या है, ठीक है। फिर है आपका डेप्ट टू क्लाइमेट स्वैप, ठीक है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, ठीक है, ठीक है। पहले देख लेते हैं कुछ संस्थाएं, फिर उस टॉपिक्स को भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। चलिए आ जाइए। चलिए, जलवायु संबंधी कुछ शब्दावलियां हैं, उनको हम लोग यहाँ पर देखना स्टार्ट करेंगे। पहला कहता है ICED 3.0। क्या नाम है इसका? इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड 3.0। कौन जारी करता है? सबसे पहली चीज़ कि नीति आयोग जारी करता है। अगर पूछेगा आपसे एग्जाम में कि इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड या भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड कौन जारी करता है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। ICED है क्या? ये कहता है कि सरकार द्वारा प्रकाशित स्रोतों के आधार पर ऊर्जा क्षेत्र, जलवायु और संबंधित आर्थिक डेटा सेट पर वास्तविक समय आधारित डेटा के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मतलब ये सबका डेटा प्रोवाइड करता है, चाहे वो एनर्जी सेक्टर के हों, चाहे फिर क्लाइमेट से संबंधित हो, फिर आर्थिक डेटा सेट हो, ये आपका रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेगा सबके बारे में। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्पकालिक हैलोजन, SLH। क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी एक स्टडी हुई, उसमें पता चलता है कि महासागर जो है अल्पकालिक हैलोजन मुक्त करता है और पृथ्वी को ठंडा रखने में मदद करता है। कौन जारी करता है? तो आपके महासागर, ओशियंस जो है वो रिलीज करते हैं आपके शॉर्ट लिव्ड हैलोजन्स, ठीक है। और ये पृथ्वी के कूलिंग में 8 to 10% का योगदान देते हैं। कितना देते हैं? 8 to 10% का कूलिंग में योगदान देते हैं। SLH का 6 महीने से कम का जीवन काल होता है, मतलब 6 महीने से ज़्यादा ये सब नहीं जीते हैं। ये ऐसी गैसें हैं जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे हैलोजन तत्व होते हैं, इसीलिए इनको बोला है अल्पकालिक हैलोजन। स्रोत क्या होते हैं? जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, यानी कि समुद्री पादप प्लवक। फाइटो मतलब पादप, प्लैंक्टन प्लवक बोलते हैं। और शैवाल, इनके द्वारा महासागर में उत्सर्जित अजैविक स्रोत और क्षोभ मंडल केमिस्ट्री सब मिला करके क्या करती है? SLH यानी कि शॉर्ट लिव्ड हैलोजन्स का उत्पादन करती है। महासागरों से उत्सर्जित SLH ओजोन के क्षरण के जरिए ताप वृद्धि को कम करते हैं और कूलिंग एरोसोल का निर्माण भी करते हैं। क्या करते हैं? कूलिंग एरोसोल के निर्माण को भी कम करते हैं, ठीक है। अगला है, ये तो बहुत सारा कुछ आ रहा है, ठीक है, फिर भी एक नीति आयोग की रिपोर्ट है। क्या है? टूवर्ड्स डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट 2023 आ स्टॉक टेक ऑन सेक्टोरल एम्बिशन इन टू G20। ये भी नोट डाउन करेंगे। क्या लिखता है? टूवर्ड्स decarbonizing transport 2023 a stock take on sectoral ambition in G20, ठीक है। अगला टॉपिक इसमें देखते हैं कि एक है मिथाइल लोटू वी माइक्रोबियम, ठीक है ना। मिथाइल लोटू वी माइक्रोबियम ब्यूरेंट्स 5GB1C। तो मिथाइलोटू वी माइक्रोबियम ब्यूरेटेंस 5GB1C एक मेथेनोट्रॉफ जीवाणु स्ट्रेन है। मेथेनोट्रॉफ का मतलब होता है कि मीथेन को जो खा लेते हैं ऐसे सूक्ष्म जीव। ये लैंडफिल साइट्स
धान के खेत और तेल और गैस के कुएं से प्रमुख उत्सर्जन स्थलों से मीथेन को हटाने में सक्षम है। मतलब कि एक तरह का ये आपका ऐसा जीवाणु मिल गया, ऐसा स्ट्रेन मिल गया जहाँ पर भी मीथेन की अधिकता है वहाँ से मीथेन को क्या करेगा, हटाने में सक्षम है, यानी कि उसको खा के पचा लेगा। ठीक है, इस तरह का उसका नाम क्या है, 5GB1C। तो कहीं अगर देता है 5GB1C क्या है तो आप टिक करेंगे मेथाइलो टू माइक्रोवियम। ठीक है, मेथाइलो टू माइक्रोवियम, ठीक है ना। चलिए, कहता है कि बैक्टीरिया मीथेन का उपभोग करके बाद में बायोमास का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं, बायोमास का उत्पादन करते हैं। इस बायोमास का जलीय कृषि खाद के रूप में उपयोग भी किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, हालांकि एग्जामिनेशन में आने का मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरह की चीज़ें आएंगी। चलिए अगला देखते हैं। यूएनईपी प्रोग्राम के बारे में बस एक हल्का सा देख लेते हैं कि क्या होता है। यूएनईपी एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। यह एक वैश्विक पर्यावरण एजेंडा स्थापित करने और सतत विकास कार्यक्रम के दक्ष कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। पहला तो कि ग्लोबली जो है एनवायरनमेंट को लेकर के कई सारे एजेंडा को इस्टेब्लिश करता है, और उसके साथ साथ जो भी आपका सतत विकास कार्यक्रम है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें स्किल्ड प्रोग्राम लॉन्च करता है। मतलब कि ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करता है जो कि हिट करे टारगेट को, जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड होगा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड। उत्पत्ति होती है इसकी 1972 में। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अंतर सरकारी संगठन है, और ये आपका 1972 स्टॉकहोम के परिणामस्वरूप जो है गठित किया गया था। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। मुख्यालय इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूएनईपी का मुख्यालय, अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ा इसके बारे में, उसमें हेडक्वार्टर इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या की कैपिटल। भारत सहित 193 देश है, यानी कि भारत भी है। ठीक है, उसके बाद वित्त पोषण होता है 95% आय के लिए स्वैच्छिक अंशदान पर निर्भर करता है ये। और पर्यावरण कोष यूएनईपी का, यानी कि क्लाइमेट फंड जो है यूएनईपी का मुख्य कोष फंड है। तो यानी कि क्लाइमेट फंड जो है वो यूएनईपी का मुख्य कोष फंड है। कह रहा है यूएनईपी के तहत बहुत पक्षी पर्यावरण समझौते हुए हैं। कब कब हुए हैं, क्या क्या हुए हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो टोटल कुल 15 पर्यावरणीय समझौते हैं, जिसमें से 8 यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जो कि महत्वपूर्ण है। क्या क्या है, तो 73 में आपका साइट्स का जो समझौता था, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रीटीज ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि जो भी वन्यजीव और वनस्पति की संकटापन्न प्रजातियां थीं उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन था। दूसरा था आपका बॉन कन्वेंशन 1979 में आया था, सॉरी, प्रवासी प्रजातियों के लिए बॉन कन्वेंशन आया था। तीसरा था आपका ओजोन परत के लिए वियना कन्वेंशन, और वियना कन्वेंशन के जस्ट बाद आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है 87 में। फिर खतरनाक अपशिष्टों के लिए, यानी कि उसकी सीमा पार आवाजाही के लिए और नियंत्रण के लिए बेसल कन्वेंशन आया था 1989 में। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशक के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर रॉटरडैम आया था 1998 में, रॉटरडैम कन्वेंशन। ठीक है, आपको बताना है कि रॉटरडैम कहाँ स्थित है, किस कंट्री में स्थित है। फिर जैव विविधता CVD आया था 1992 में, उससे पहले। फिर मीनामटा कन्वेंशन आया था 2013 में, और 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन आया था आपका स्थायी कार्बनिक प्रदूषण, यानी कि परमानेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के ऊपर। ठीक है, फिर कहता है यूएनईपी कुछ रिपोर्ट जारी करती है। एक लाइन में नोट डाउन करिएगा इसको, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। पहली रिपोर्ट है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट है उत्सर्जन अंतराल या इमिशन गैप रिपोर्ट, तीसरी और अन्य रिपोर्ट में टर्निंग ऑफ द गैप जारी करती है। हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन एंड क्रिएट ये एंड है, क्रिएट अ सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग मटेरियल एंड द क्लाइमेट, कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट है। वाइट कुकिंग यूएनईपी की स्पेशल एडिशन फ्रंटियर्स रिपोर्ट है। वाइट कुकिंग, ये नाम याद रखिएगा। वाइट कुकिंग कौन जारी करता है, वाइट कुकिंग यूएनईपी जारी करती है। इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट, वेस्ट वाटर टर्निंग प्रॉब्लम टू सोल्यूशन। फिर है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ये काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, और ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट भी जारी करती है यूएनईपी, इसके अलावा भी बहुत सारी जारी करती है। तो इंपॉर्टेंट में क्या क्या मैंने बताया। टर्निंग ऑफ द गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यूएनईपी जारी करती है। वाइट कुकिंग कौन जारी किया है, तो यूएनईपी ने जारी किया है। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक कौन जारी करता है, यूएनईपी जारी करती है। उसके अलावा दो, एक इमिशन गैप रिपोर्ट और दूसरा एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यूएनईपी जारी करती है। नोट डाउन करिएगा जहाँ पर भी आप नोट्स बना सकते हैं। विश्व मौसम
विज्ञान संगठन के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि 1950 में WMO जो है रेक्टिफिकेशन हुआ, इसका रेटिफाई हुआ और अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल है। ठीक है, ये वायुमंडल की स्थिति और महासागर और जलवायु के साथ साथ इसकी अंतर्क्रिया पर संयुक्त राष्ट्र की एक आधिकारिक संस्था है। मुख्यालय है इसका जिनेवा में, तो हेडक्वार्टर याद रखेंगे, हेडक्वार्टर है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। चलिए, कौन कौन सी हालिया रिपोर्ट थी अभी? ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। तो ये पहला टॉपिक हमने पूरा कवर कर लिया है। दूसरा है प्रदूषण या पोल्यूशन। स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे देखिए, पहली चीज़ कि क्या नहीं पढ़ना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे अच्छे टीचर्स आपको यही बताते होंगे क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वो चीज़ें पढ़नी है जो आसानी से समझ में आए। एक ही फंडा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 न्यूज़ है, ठीक है, आपको लगता है कि मैं उसमें से 72 अच्छे से पढ़ सकता हूँ, तो आप वो 72 अच्छे से पढ़ लो। कुछ मत सोचो कि वो 28 में से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप 72 कंफर्म अच्छे से पढ़ो कि उसके बाहर से क्वेश्चन अगर आए तो ही गलत होंगे, अगर उसके अंदर से क्वेश्चन आए तो मैं गलत नहीं करूंगा, ये मेरा डोमेन है। यही काम हर सब्जेक्ट में करो कि आप 70% सब सब्जेक्ट का इतना थॉरो पढ़ के जाओ, इतना अच्छे से पढ़ के जाओ कि उसके अंदर से अगर क्वेश्चन आए तो आप गलती मत करो। एक चीज़ और कि कोई भी टीचर, मैं कह रहा हूँ A to Z कोई भी, मैं एक ख़राब टीचर या बहुत हाईली क्वालिफाइड कोई पेड टीचर होगा दिल्ली का, वो दोनों के द्वारा कही गई बातें, क्योंकि जब कोई टीचिंग प्रोफेशन में होता है, यानी कि जब वो टीच कर रहा होता है, आई मीन टू से जब वो पढ़ा रहा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें उस ड्यूरेशन में, उस कंटिन्यूएशन में ऐसी बोलता है जो शायद वो अपने लिए अप्लाई ना किया हो या अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ कुछ सीखा हो, या उसके द्वारा बोली गई कुछ चीज़ें जो उसके उस समय जो भी अनकॉन्शियस माइंड था या कॉन्शियस माइंड था, जिसमें उसको ये लगता है कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करता चलता है। जैसे मैं स्टार मार्क करा रहा हूँ, कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनको कह रहा हूँ नोट डाउन कर लो एक लाइन में। आप कभी अगर सारा नोट्स बना के रखो ना, और फिर उस नोट्स से पेपर को देखो या अपनी इंफॉर्मेशन को देखो, अगर मेंस लिखने का मौका मिलता है, तो आप देखोगे कि हाँ, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है, दिख रहा है, ठीक है। तो मैं उन लोगों से, जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और ये विज़न की मैगजीन मेरे से सुन रहे हैं, या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और फिर भी विज़न की मैगजीन सुन रहे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा लोगों का कंसंट्रेशन नहीं रहता है फ्री के इनिशिएटिव में, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि 100-200 लोग तो ऐसे होंगे जो कि इसको फॉलो कर रहे होंगे। तो जब भी आप चीज़ें पढ़ोगे ना, किसी से भी पढ़ो, तो एक दो चीज़ें तो आपको ऐसी मिल जाएंगी जो आपके अपने नोट्स में इन्हांस करने के लिए ज़रूरी होंगी। 1 घंटा अगर इन्वेस्ट करोगे तो 2-4 चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो नोट्स में इन्हांस कर सकते हो, ठीक है। और चूँकि विज़न बेस्ड पढ़ाई इस समय चल रही है PT 365 की, तो मैगजीन इतनी अच्छी आती है कि अगर उसको केवल पढ़ दिया जाए और सामने वाला बंदा केवल सुन ले और उसने कभी पढ़ रखा है, तो उसकी काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर होती जाती हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए दूसरा स्टार्ट करते हैं। पोल्यूशन दूसरा खंड है इसका। पोल्यूशन में सबसे पहले कह रहा है कि कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए उत्सर्जन मानदंड बनाए गए हैं, कि इमिशन नॉर्म्स बनाए गए हैं जो भी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है। तो थर्मल पावर प्लांट जो होता है उसमें कच्चा ईंधन जो होता है, यानी कि जिससे आपका स्टीम बनाई जाती है, बेसिकली स्टीम बनाने का प्रोसेस होता है, उसे टरबाइन घुमाते हैं, टरबाइन से आपका इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। मेन फंडा वो है, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो या थर्मल हो, ठीक है, या कोई भी हो, पैदा क्या करना है? बिजली। बिजली का मतलब ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा पैदा करना मेन फोकस है हम लोग। तो देखिए क्या क्या इमिशन के नॉर्म्स बनाए गए। कह रहा है कि जितनी बिजली पैदा होती है टोटल, ठीक है, उसमें से केवल 8% जो आधारित क्षमता है, मतलब कि 100% अगर बिजली मिल रही है आपको, तो 8% बिजली मिलने में, ठीक है, ऐसे संयंत्र से 8% बिजली मिलती है जिसमें आपका FGD यानी कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन को इंस्टॉल किया गया है। समझ में है? फिर से सुन लीजिए, सीधे तरफ से सुनिए जिधर से ये लिखा हुआ है। कह रहा है कि कोयले से उत्पादित करने वाली बिजली यानी कि केवल 77 यूनिट, यानी कोयला संयंत्र जो 77 यूनिट कोयला संयंत्र हैं, उन्होंने फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन या सर्कुलेटिंग फ्लोराइज्ड बेड कंबशन, दोनों नाम याद रखिएगा। पहला है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। डीसल्फराइजेशन मतलब कि सल्फर की मात्रा कम कर देगा। फ्लू गैस में, फ्लू गैस क्या होती है? फ्लू गैस मतलब जो गैस वहां से ऐसे एज ए वेस्टेज निकल रही है, फाइनल प्रोसेस के बाद जो गैस वेस्टेज निकल रही है उसमें सल्फर की मात्रा को कम कर देगा। और दूसरा सर्कुलेटिंग फ्लोराइज्ड बेड कंबशन यानी कि कुछ ऐसा होगा कि जो आपका
बॉयलर है वहाँ पर इंस्टॉल्ड, उसमें ये टेक्निक यानी कि सर्कुलेटिंग फ्लोराइड बेड कम्बशन यूज़ किया गया है। तो दो तरह की टेक्निक यूज़ की गई है। कहाँ यूज़ की गई है? बॉयलर में। बॉयलर में क्या होता है? बॉयलर में पानी खौलता है और स्टीम बनती है। समझिए, जैसे बॉयलर एक तरह का आपका कुकर है जिसमें स्टीम, कुकर नहीं बेटर होगा, गीजर है, ठीक है, गीजर है जिसमें कि स्टीम बन रही है और इस स्टीम को कहाँ भेजा जा रहा है? टरबाइन पर भेजा जा रहा है, ठीक है। और इस बॉयलर को चलाने के लिए क्या यूज़ किया जा रहा है? तो कोल यूज़ किया जा रहा है। समझ में आया? ठीक है। बॉयलर छोटे नहीं होते हैं, जैसे गीज़र छोटा होता है तो बॉयलर बहुत बड़े होते हैं। गोरखपुर में आपको पता है कि फर्टिलाइज़र का बॉयलर जो है लीक किया था, उस पर स्केलिंग हो गई थी। स्केलिंग मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि पानी का जो, अगर पानी दूषित है तो एक पीले रंग का कोटेड लेयर या वाइट रंग का कोटेड लेयर जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की होती है वो चिपक जाती है, और धीरे धीरे अगर बॉयलर में छेद हो जाता है तो वो चीज़ें पता नहीं चलती हैं। जैसे सपोज करो कि बॉयलर में छेद हो गया, बॉयलर में तो छेद है लेकिन फिर भी स्टीम या वाटर वहाँ से लीक नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर स्केलिंग है तो प्रॉपर पता नहीं चल पा रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे स्केलिंग में उतना एक्सपेंशन नहीं होता है, मैं कैसे बताऊँ आपको, और जो मेटल्स होते हैं उसमें एक्सपेंशन होता है। बस थोड़ा सा सुन लीजिए, बस चीज़ें समझ में आ जाएंगी वैसे, ठीक है। तो कुल मिला के होता क्या है कि जब वो स्केलिंग आपकी एक्सपैंड करेगी तो आपके मेटल को कुछ प्रॉब्लम कर सकती है, क्रैक करा सकती है, ठीक है। तो उससे थोड़ा खतरा होता है। तो कह रहा है कि ऐसे जो बॉयलर हैं उनसे केवल 6% ही ऊर्जा उत्पादित होती है, ठीक है। मतलब 8% से कम है ये वैल्यू, ठीक है। अब टीपीपी यानी कि थर्मल पावर प्लांट के लिए ऊर्जा मानदंड क्या है? तो कह रहा है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पहली बार वर्ष 2015 में थर्मल पावर प्लांट से होने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पारे के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण संबंधी उत्सर्जन मानक तय किए। सबसे पहले कब तय किया? तो 2015 में तय किया। ये मानक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी किए गए थे। हो क्या रहा था कि 2021 और 22 में सरकार ने भारत में अधिकांश कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट के लिए उत्सर्जन मानकों के अनुपालन सुनिश्चित करने वाली समय सीमा को बढ़ा दिया। क्या कर दिया कि 3 श्रेणियों में विभाजित किया और एक निर्धारित समय सीमा दी। जैसे सबसे पहला क्या दिया कि श्रेणी ए में क्या दिया कि जो दिल्ली एनसीआर के 10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं या 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं, इन दोनों जगह में पहले डेडलाइन जो थी कि आप समझ ही रहे हो कि ऐसे बॉयलर्स जिसमें कि आपका फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्निक का यूज़ नहीं किया गया है, वहाँ पर संशोधन करने की समय सीमा क्या कर दिया, 31 दिसंबर 2022 से बढ़ा करके 2024 कर दिया। सेम मतलब 31 दिसंबर 2022 था तो अब उसको 31 दिसंबर 2024 यानी कि इस वर्ष के अंत में कर दिया गया। कहाँ पे? दिल्ली, क्योंकि वो आपका कैपिटल है, और दूसरी चीज़ 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर। श्रेणी बी में क्या है? गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र या राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक को पूरा करने में विफल रहने वाले शहर यानी कि नॉन अटेनमेंट सिटीज़ के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित जो संयंत्र है। चूंकि दिल्ली और 10 लाख से ऊपर वाला पहली कैटेगरी में है, दूसरे में यह है कि गंभीर रूप से प्रदूषित जो क्षेत्र हैं या राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक को पूरा करने में विफल रह गए हैं वो शहर, इनको 31 दिसंबर 2023 तक का दिया गया था, यानी कि लास्ट ईयर के एंड तक का दिया गया था। अब इसको बढ़ा करके 31 दिसंबर 2025 तक कर दिया गया है, ठीक। और अन्य सभी संयंत्रों के लिए इसको 31 दिसंबर 2026 कर दिया गया। अब इन 3 मानकों को जो पूरा नहीं करेगा उसके लिए क्या बात की गई है कि 31 दिसंबर 2027 से यानी कि उसके एक साल बाद जो लास्ट डेडलाइन है ग्रुप सी के लिए, श्रेणी सी के लिए, उसमें जो लास्ट डेडलाइन है 31 दिसंबर 2026, उसके एक साल बाद से अपने संचालन को बंद करने की घोषणा करने वाले थर्मल पावर प्लांट को एसओएक्स के लिए निर्धारित मानदंड को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब किसी ने कह दिया कि सपोज करो कि 30 दिसंबर 2026 को उसने ये कह दिया कि हम 31 दिसंबर 2027 से अपना संचालन पावर प्लांट का बंद कर देंगे, तो एक दिन बाद जो उसके ऊपर रेड या जो उसके ऊपर जो भी फाइन टैक्स जो भी लगने वाला था वो सारी चीज़ें नहीं लगेंगी। क्यों? क्योंकि उसने कह दिया कि हम अपने पावर प्लांट ही बंद कर देंगे, तो जो भी सल्फर डाइऑक्साइड के निर्धारित मानदंड है उसको पूरा करने की उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं होगी। दूसरी चीज़ कह रहा है कि कोल बेनिफिकेशन क्या होता है। कोल बेनिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, इसको नोट डाउन करिएगा। कोल बेनिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कच्चे कोयले से जो भी अकार्बनिक अशुद्धियाँ यानी कि वोलेटाइल आपका पदार्थ होते हैं, वाष्पशील जो पदार्थ होते हैं, उसको अलग करके कोयले की दहन क्षमता को बढ़ाया जा सके। दहन क्षमता का मतलब क्या होता है कि उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है ना,
जो मतलब एक्चुअल मिलना है जितना ऊर्जा उसको बढ़ाया जा सके, उसको बोलते हैं कोल बेनिफिकेशन। मतलब कोल का क्या कर रहे हो, बेनी मतलब होता है अच्छी चीज़ें, तो कोल का बेनिफिकेशन कर रहे हो, कुछ बेटरमेंट कर रहे हो, ठीक है। यानी कि उसमें से वाष्पशील अशुद्धियों को क्या कर रहे हो, निकाल दे रहे हो। एक सेकेंड, ठीक है ना। अगला, प्रत्येक थर्मल पावर प्लांट को संयंत्र में उत्पन्न कुल फ्लाई ऐश का 100% उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरा चीज ये कहा गया कि जितना भी थर्मल पावर प्लांट है उनमें फ्लाई ऐश का आप 100% यूज़ करिए। फ्लाई ऐश क्या होता है, ऐसे दोस्त जो नहीं जान रहे फ्लाई ऐश क्या होता है, एक्चुअली जब आप कोयला जलाओगे तो राख निकलेगी। आपने चाय बनते देखा होगा भट्टी पे, जरूर आपने कहीं ना कहीं चाय पी होगी, ठीक है। तो भट्टी में से जो नीचे से कोयला निकालते हैं, कभी कभी मॉर्निंग में जब पहुंचोगे ना उसके भट्टी के पास, जिस भी व्यक्ति के वहाँ चाय पीते हो, तो वो नीचे से कोयला निकालता रहेगा अपनी भट्टी के नीचे वाले पोर्शन से, वही है आपका फ्लाई ऐश। तो जब आपके बॉयलर को गर्म करने के लिए टनेज ऑफ कोल की ज़रूरत पड़ती है, कई सौ टन, तो उतना उतना कोल जब रोज जल रहा है, ठीक है, तो फ्लाई ऐश जो निकलेगी वो बहुत ज़्यादा निकलेगी, ठीक। और फ्लाई ऐश चूंकि कहीं यूज़ नहीं हो पाती थी, तो कहा गया कि फ्लाई ऐश की ब्रिक बनाइए। तो आपने देखा होगा कुछ ईंटें भी बनाई जाती हैं फ्लाई ऐश की, ठीक है, काफ़ी प्रचलन में भी है, ठीक है। वो सीमेंटेड कलर की ही दिखती हैं, फ्लाई ऐश की बनाई जाती हैं। तो कह रहा है कि 100% उसका यूज़ करिए, वही होती है फ्लाई ऐश, ठीक। अगला चीज़ है कि विद्युत संयंत्र के परिचालन के अलग अलग चरणों में उपयुक्त की जाने वाली जो आपकी प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी है, यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल टेक्निक्स, वो क्या है या टेक्नोलॉजीज। पहला, कोयले की धुलाई एवं मिश्रण। दहन से पूर्व कोयले की धुलाई एवं मिश्रण के लिए दहन के समय क्या है कि दहन के समय NOx उत्सर्जन यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स और ट्राइऑक्साइड्स पर नियंत्रण के लिए बॉयलर में लो नाइट्रोजन ऑक्साइड बर्नर LNB और ओवर फायर एयर को यूज़ किया जाता है या ये लगाया जाता है। क्या होता है, क्या दहन के बाद क्या क्या है कि SOx उत्सर्जन फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। फिर दूसरा है कि आपका NOx के लिए क्या किया जाता है, दहन के समय क्या किया जाता है, तो दहन के समय भट्टी में चूना पत्थर का इस्तेमाल सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रभावी बनाया जाता है, ठीक है। CFBC बॉयलर्स जो होते हैं ईंधन को अधिक लचीला बना देते हैं। अधिक निम्न श्रेणी वाले लिग्नाइट कोल को उपयोग करके पर्यावरण के लिए अनुकूल बना देता है। NOx उत्सर्जन जो होता है दहन के बाद सेलेक्टिव कैटालिटिक या सेलेक्टिव नॉन कैटालिटिक रिडक्शन किया जाता है उसका। पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर द्वारा उसको रोका जाता है। जो भी PM का यानी कि पार्टिकुलेट मैटर जो निकलता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर द्वारा रोका जाता है। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है, देखते हैं क्या चीज़ लिख रही है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट GRAP। GRAP क्या है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन देख लो क्या क्या दिया हुआ है मैंने। कह रहा है कि इट कम्स इन 2016 में आया और स्टार्ट किया अपना ऑपरेशन 2017 जनवरी से अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में, ठीक है। दूसरा मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि ऑप्शन बी दिया मैंने कि केस ऑफ MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाज द केस ऑफ इमरजेंसी ऑफ GRAP। इमरजेंसी ऑफ GRAP मतलब कि जो GRAP का उद्भव हुआ है, जो स्टार्ट हुई है, वो MC मेहता का केस था जो कि भारत संघ के विरुद्ध में लड़ा गया। दूसरा, पार्ट ऑफ पैरामीटर ऑफ PM 2.5 प्रो इट्स नाउ कम विथ 4 डिफरेंट कैटेगरी, ठीक है। कह रहा है कि पुराने पैरामीटर से अलग जो है PM 2.5 के ये 4 डिफरेंट कैटेगरीज में अब जारी किया जाता है GRAP, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन पढ़ा, तीसरा वाला स्टेटमेंट क्लियर नहीं हो रहा है, अभी मैं देख लूँगा क्या है। क्वेश्चन बना दिया था मैंने पहले ही। अब पढ़ लेते हैं GRAP क्या है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। आशा करता हूँ कि आपको ये वाला जो टॉपिक मैंने पढ़ाया अभी एयर पोल्यूशन में, इमिशन नॉर्म्स ऑफ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, ये क्या है, ठीक है, क्या क्या इसमें सीमा श्रेणी निर्धारित किए और अलग अलग विद्युत प्रदूषण नियंत्रण तकनीक क्या क्या यूज़ की जाती है, मतलब दहन के समय क्या यूज़ किया जाता है। तो दहन के समय आपका NOx उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए जो बॉयलर में लो नाइट्रोजन ऑक्साइड बर्नर और ओवर फायर एयर यूज़ किया जाता है। दहन के बाद क्या किया जाता है, SOx उत्सर्जन के लिए FGD यूज़ किया जाता है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ठीक है। और दूसरी टेक्निक क्या यूज़ की जाती है, दहन के दौरान भट्टी में चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए, यानी कि इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल बी मतलब घट जाएगा, ठीक है, विद द यूज़ ऑफ चूना पत्थर या कैल्शियम
कार्बोनेट। और ये आपका कह रहा है कि NOx के उत्सर्जन के लिए सेम यही चीज़ है कि नॉन कैटालिटिक रिडक्शन या कैटालिटिक रिडक्शन, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन जो ठीक होता है वो यूज़ करते हैं। पार्टिकुलेट मैटर के लिए आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है। सुर्खियों में क्यों है कि NCR के क्षेत्र में और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो CAQM है, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ने मौजूदा GRAP यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में संशोधन करने की घोषणा की है। तो है क्या ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, पहले ये जानते हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ये दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कहते हैं, कि दिल्ली के जो वायु गुणवत्ता थी उसके स्तर पर आधारित एक आपातकालीन कार्यवाही प्रणाली है। इसी के स्तर पर आधारित है एक आपातकालीन कार्यवाही प्रणाली है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा चीज़ है कि MC मेहता बनाम भारत संघ जो आपका 2016 में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, उसी के अनुपालन में दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए GRAP तैयार किया गया था 2016 में। MC मेहता वर्सेज जो आपका यूनियन ऑफ इंडिया केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ही दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है तैयार किया गया था। GRAP को पहली बार पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने जनवरी 2017 में जारी किया, जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया। ठीक है, तो अब हम लोग को स्टेटमेंट जो हमने पढ़े वो चीज़ें दिमाग में आ रही होंगी। अधिसूचना के अनुसार दिल्ली NCR के लिए GRAP को लागू करने की जिम्मेदारी अब भंग हो चुके पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण पर थी। अब ये क्या बोला है, अब ये भंग हो चुका है। 2021 से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को CAQM द्वारा लागू किया जाता है, यानी कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा लागू किया जा रहा है। अक्टूबर 2022 से GRAP को वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के आधार पर लागू किया जा रहा है। ये भी एक पॉइंट है। GRAP के पुराने संस्करण को, अब यहाँ पर एक तीसरा क्वेश्चन का जो पॉइंट था वो यहाँ क्लियर हो जाएगा। GRAP के पुराने संस्करण को केवल PM2.5 और PM10 की सांद्रता के आधार पर लागू किया जाता था, लेकिन अब क्या हुआ कि NCR के लिए GRAP को दिल्ली में खराब गुणवत्ता के स्तर के आधार पर 4 अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया है। क्या किया गया है कि पुअर क्वालिटी को देखते हुए, यानी कि जिसकी AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका 201 से 300 के बीच में होगा, वहाँ पर क्या किया जा रहा है कि पहला चीज़ ये कि 10 से 15 वर्ष पुराने एंड ऑफ लाइफ वाले डीजल या पेट्रोल वाहनों को नहीं चलाना अथवा उनका उपयोग नहीं करना, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि हाइब्रिड वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता देना है, नागरिक चार्टर ये कहता है। ये दो तो प्रावधान है। उसके अलावा क्या कह रहा है कि होटल, रेस्टोरेंट और खुले भोजनालय में केवल स्वच्छ ईंधन गैस आधारित उपकरणों का उपयोग सुरक्षित करना, इसे चरण 2 से चरण 1 में स्थानांतरित कर दिया गया है। और अधिक पुराने डीजल वाहन को लेकर के NGT यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण कब आया था आपको बताना है। ठीक है, NGT जो है कब आया था आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो कह रहा है कि NGT ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मौजूदा कानून के तहत सख्ती से लागू करना। तो जो चीज़ें मैंने पहले पॉइंट आउट करके रखी थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या थी कि चरण 1 में हम देखते हैं पुअर यानी कि खराब गुणवत्ता। दिल्ली का AQI अगर 201 से 300 के बीच में है तो क्या करना है कि 10 से 15 साल पुराने या एंड ऑफ लाइफ वाले डीजल अथवा पेट्रोल वाहनों को नहीं चलने देंगे। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिक वाहन या हाइब्रिड वाहनों को क्या करेंगे, आपका प्रमोट करेंगे। दूसरा है कि अगर बहुत खराब या वेरी पुअर कैटेगरी में जाता है, यानी कि AQI आपका 301 से 400 हो जाता है, तो वहाँ पर डीजल जनरेटर, NCR के सभी क्षेत्रों में डीजल जनरेटर के व्यवस्थित एवं नियंत्रित संचालन के लिए दिशा निर्देश दे दिया गया। चाहे वो फिर औद्योगिक क्षेत्र में हो, इंडस्ट्रियल इलाके में हो, वाणिज्यिक हो, कमर्शियल हो, आवासीय हो या फिर रेजिडेंशियल हो या कार्यालय प्रतिष्ठान हो, कोई भी सरकारी बिल्डिंग टाइप की चीज़ें हो। ठीक, संशोधन के जरिए शामिल किया गया क्या प्रावधान है कि NCR के सभी चिन्हित हॉटस्पॉट में वायु गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रित और लक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करना। ठीक है, मतलब लक्ष्य आधारित कार्यवाही करेंगे अगर कुछ भी ऐसा पॉल्यूट करोगे, अगर बहुत खराब यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी में वायु एयर क्वालिटी इंडेक्स आपकी पहुंच जाती है दिल्ली NCR की। तीसरा है सीवियर अगर पहुंच जाए 401 से 450 सीवियर अगर पहुंच जाती है तो उसमें NCR में कहा गया कि BS3 और 4 तो पहले बंद कर दो। BS3 का पेट्रोल और BS4 का डीजल इंजन एकदम सख्त प्रतिबंध, क्या लिख रहा है, सख्त प्रतिबंध, उसको बंद कर डालो। ठीक है, वो चलेगा ही नहीं। उसके साथ साथ 5वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल में कक्षाएं क्या हो जाएंगी, बंद हो गई। 5वीं तक के बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे अगर आपकी सीवियर यानी कि 401 से 450 तक का हो गया, वहां पर ऑनलाइन मोड में कक्षाएं होंगी। अगर आपका चौथा चरण पहुंच जाता है, चौथे चरण में क्या है कि अगर सीवियर प्लस पहुंचता है वायु की गुणवत्ता यानी कि गंभीर प्लस, वहां पर 450 जैसे ही प्लस होगा वो गंभीर प्लस या सीवियर प्लस में पहुंच जाएगा। वहां पे क्या बंद है, वहां पे
10th और 12th के बच्चों को छोड़ करके सारे स्कूल बंद है। क्या लिख रहा है? एनसीआर में शामिल राज्य सरकारें, दिल्ली सरकार कक्षा 8, 9 तथा कक्षा 11 के बच्चों के लिए स्कूल में कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करने पर निर्णय ले सकती है। ठीक है, मतलब यहां पर कक्षाएं बंद करने का पूरा अधिकार उस संस्था को दे दिया गया कि तुम कक्षा बंद कर दो। इवन अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है और इंटरफेयर करता है तो उस केस में वो बंद भी करा देगा। ठीक है, किसकी केवल अनुमति दी गई है? 10th और 12th वाले, चूंकि थोड़ा जरूरी होता है, एग्जामिनेशन चल सकता है या ऐसी कोई आवश्यक चीज़ें हो सकती हैं, अर्जेंसी हो सकती है, तो उस केस में केवल ये लोग जा सकते हैं, बाकी लोग तो पूरा का पूरा ऑनलाइन मोड में ही चल सकते हैं। उसके अलावा ईवीज, सीएनजी, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, BS6 डीजल से चलने वाले वाहनों के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत किसी भी वाहन को घुसने ही नहीं देंगे दिल्ली में। ठीक है, और चलेगा क्या? केवल जो आवश्यक वस्तुएं हैं जो दिल्ली लेकर के आती हैं सामानों को, केवल उनको एक नियम के अंतर्गत दिल्ली में आने देंगे। ठीक है, बाकी आपको पता है कि CAQM जो है आपका कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में अगर बात करें तो ये दिल्ली यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और जो भी आसपास के हैं वहाँ पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के अंतर्गत एक गठित वैधानिक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि आपके पार्लियामेंट में पास हुई होगी। ठीक है, प्राथमिक लक्ष्य क्या है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR तथा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित इसके पड़ोसी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के संबंध में बेहतर समन्वय, अनुसंधान करना, संबंधित मुद्दों की पहचान और उनका समाधान। ठीक है ना, इसका प्राथमिक लक्ष्य CAQM का क्या है कि जो भी NCR का इलाका है जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के आपके वो आते हैं, क्षेत्र आते हैं, वहाँ पर पहले तो वायु गुणवत्ता के संबंध में बेहतर समन्वय स्थापित करना कि भाई पंजाब वाले कह दिए कि हम थोड़ी सी ज़्यादा पराली जला लेंगे, हमारे वहाँ धान ज़्यादा हो रहा है, हमारे वहाँ गेहूँ ज़्यादा हो रहा है, गेहूँ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, या पैदावार अधिक है, हमारे वहाँ फार्मर्स अधिक हैं। ठीक है, तो ये नहीं होना है, एक समन्वय बना के चलना है कि नहीं हम सबको साथ में चलना है, पूरे NCR की बात है या पूरे भारत की बात है, ऐसे सोच करके चलना है। फिर जो भी रिसर्चेज होंगी उनको भी मिलकर करना है कि अनुसंधान भी साथ में करना है, और जो संबंधित मुद्दा है, जैसे पराली जलाने का एक मुद्दा अभी हम लोग पढ़ेंगे, पराली क्यों जलाई जाती है, क्योंकि चूंकि 2 सीजन के बीच में बहुत कम समय मिलता है इसलिए पराली जलाई जाती है, तो उसकी पहचान करना और उसका समाधान करना है। सरकार ने भी पराली के लिए एक जो है परमानेंट सोल्यूशन खोजने की कोशिश की है, पता नहीं वो परमानेंट है कि नहीं, वो सामने आएगा धीरे धीरे। अब AQI के तहत वायु गुणवत्ता जो होती है उसका वर्गीकरण किया हुआ है, तो उसको आप खुद से पढ़ सकते हैं कि 0 से 50 में अच्छा होता है, 51 से 100 में संतोषजनक है, सांस लेने में मामूली असुविधा हो सकती है, 101 से 200 में मॉडरेट होता है, फेफड़े, अस्थमा और हृदय रोग से पीड़ित लोगों में सांस लेने में असुविधा होती है, 201 से 300 में खराब हो जाता है, लंबे समय तक संपर्क में रहोगे तो अधिकांश लोगों को सांस लेने में असुविधा होने लगती है, अधिकांश लोगों को, ये चीज़ पॉइंट आउट करिएगा। 301 से 400 अत्यंत खराब हो गया, श्वसन संबंधी बीमारी हो जाएगी अगर उस क्षेत्र में आप रहेंगे तो, और 401 से 500 में तो पूछो ही ना, स्वस्थ लोगों को भी प्रभावित कर देगा बुरी तरह से। ठीक है, इसको जारी कौन करता है? तो CPCB जारी करती है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। 8 प्रदूषक शामिल किए गए हैं, इसको आपको पढ़ाया भी गया होगा जब फ्री क्लासेस चल रही थी। तो CPCB यानी कि PM10, PM2.5, NO2, ओजोन, SO2, CO, NH3, सीसा। नोट डाउन करिएगा इस पॉइंट को कि CPCB के अंडर में 8 मुख्य प्रदूषक कौन से हैं। ठीक है, और AQI की स्थिति भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। CPCB क्या है? 1974 में जो जल प्रदूषण और की रोकथाम और नियंत्रण आया था, ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वाला जो अधिनियम आया था 74 में, उसके तहत वैधानिक या स्टैट्यूटरी बॉडी थी आपकी। बाद में उसको वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत शक्तियाँ एवं कार्य सौंप दिए गए थे। CPCB जो था आपका वो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए और नियंत्रण से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, CPCB द्वारा की गई प्रमुख पहलों में कुछ यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी तक जो हमने पढ़ना था वो हम लोग पढ़ लिए। पटाखों का विनियमन किया गया है। क्या किया गया है कि कुछ ऐसे पटाखों का यूज़ नहीं करेंगे जैसे परक्लोरेट, बेरियम नाइट्रेट, एंटीमनी सल्फाइड, लेड ऑक्साइड, ठीक है, मरकरी। तो बस आपको नाम याद रखना है, मेंस में ये काम देगा कि देश के सभी राज्यों पर लागू कर दिया है कि जो भी खतरनाक और विषाक्त प्रभाव छोड़ने वाले पटाखों के निर्माण में सामग्रियाँ थीं उनका यूज़ नहीं करेंगे। एल्युमिनियम, सल्फर डाइऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अलग अलग तरीके के यूज़ किए जाते थे। बेरियम और अन्य प्रतिबंधित रसायनों से युक्त पटाखे का उपयोग 2021 में जारी दिशा निर्देश के अनुसार अब पूरे देश में लागू हो जाएगा। बेरियम जो है ग्रीन कलर देता था, स्ट्रॉन्सियम देता है रेड कलर पटाखों में, ठीक है, तो उसका यूज़ नहीं करेंगे बशर्ते ग्रीन पटाखे की अनुमति 2018 से मिली है। ग्रीन पटाखे क्या होते हैं? जैसा कि नाम ही बता रहा है, ग्रीन पटाखा है, यानी कि वो इतना ज़्यादा आपके मतलब इन्वायरमेंट के लिए, आपके
इन्वायरमेंट के लिए उतना ज़्यादा हानिकारक नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बेरियम नाइट्रेट जैसे पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता है, 30% कम वायु प्रदूषण करते हैं, ठीक है। बनाया कौन था? तो CSIR और नीरी ने इसको मिलकर के विकसित किया था। 3 टाइप के होते हैं, श्वास होता है, स्टार होता है और सफल होता है। देख लेते हैं। सेफ वाटर रिलीजर, श्वास क्या होता है? सेफ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिएगा, लिखने में कहीं काम आ सकता है इससे उससे में। अगर आपका दिवाली वाले में कभी पूछता है कि किसी ऐसे फेस्टिवल पर लिख दो तो कहीं काम आ जाएगा आपको, पटाखे के बारे में भी चर्चा कर देंगे हम। तो कह रहा है कि श्वास, SWAS, यानी कि सेफ वाटर रिलीजर इसका नाम है। पटाखों को फोड़ते हैं तो धूल निकलती है, ठीक है, डस्ट निकलती है बेसिकली। तो इन धूल कणों के प्रभाव को कम करने के लिए इसमें से उत्सर्जित होती है जलवाष्प, यानी कि वाटर वेपर, यानी कि उसको सोख लेता है, ठीक है, कहीं ना कहीं, या समन कर देता है उसको जमीन पे ला देता है, भारी कर देता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये समझेंगे कि श्वास जो है ना वो वाटर भी रिलीज करती है, यानी कि वाटर वेपर भी रिलीज करती है। दूसरा स्टार, ये सेफ थर्माइट क्रैकर है, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर नहीं होते। तो याद रखेंगे, 2 इसमें जो आपका कंपाउंड है और एलिमेंट है वो नहीं होता है। पहला तो पोटेशियम नाइट्रेट नहीं होता है, KNO3 नहीं होता है, और दूसरा आपका सल्फर, ये दोनों नहीं होते हैं। ये आपका जो PM उत्सर्जित करता है, पार्टिकुलेट मैटर भी कंपैरेटिवली कम उत्सर्जित करते हैं, और ऐसे पटाखों को फोड़ने से ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? कम होता है। सफल क्या होता है? इसका निर्माण एल्युमिनियम की बहुत कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसके निर्माण में एल्युमिनियम, सफल के निर्माण में एल्युमिनियम बहुत कम मात्रा में डाली जाती है। इसमें मैग्नीशियम का उपयोग करके एल्युमिनियम की भरपाई कर दी जाती है, ठीक। तो ये 3 टाइप के मैंने पटाखे बता दिए, श्वास, SWAS, STAR और SAFAL, सफल। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है फसल अवशेष प्रबंधन हेतु संशोधित दिशा निर्देश, यानी कि जो क्रॉप रेजिड्यू है ना उसको मैनेज करने के लिए एक गाइडलाइन आई है। तो क्रॉप रेजिड्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? पराली बोलते हैं। सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री, ऐसा कुछ होगा। तो कहता है कि इसने ना RCRM यानी कि रिवाइज्ड क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट जारी किया, एक उसमें मतलब दिशा निर्देश में एक संशोधन कर दिया। क्या कर रहा है? पहले तो समझो कि पराली जलाने से कितना उत्सर्जन हो रहा है, कि 1 टन की पराली जला देते हो तो बाकी कोई चीज़ नहीं, लेकिन ये देखने लायक है कि 1460 किलोग्राम यानी कि 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। 1 टन में 1000 किलोग्राम, तो 1 टन पराली अगर जलाते हो तो 1.460 टन CO2 निकलती है। उसके साथ साथ 199 किलो राख निकलती है, 2 किलो और 3 किलो के आसपास क्रमशः सल्फर डाइऑक्साइड और PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं, और 60 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, CO से दिखाते हैं। CO2 सबसे ज़्यादा निकलता है, याद रखिएगा, 1460 किलोग्राम निकलता है। कह रहा है कि दिशा निर्देश के मुख्य बिंदु ये हैं कि धान की पराली की आपूर्ति श्रृंखला के लिए तकनीक वाणिज्यिक पायलट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इन परियोजनाओं का लाभ लाभार्थी एग्रीगेटर यानी कि किसान अथवा ग्रामीण उद्यमी और उद्योग जगत से जो जुड़े लोग हैं वो लोग उठा सकते हैं। कह रहा है कि सरकार मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर आने वाले पूंजीगत लागत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके अंतर्गत सरकार परियोजना की कुल लागत का 65% वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करेगी, ठीक है, कि परियोजना के रूप में 65% सरकार देगी कि चलो ठीक है, तुमको जो मशीन खरीदनी है वो खरीद लो, 65% वित्तीय सहायता हम लोग देंगे। परियोजना की कुल लागत का 25% उद्योग जगत उपलब्ध कराएगा, जो उद्योग यानी कि जो इस तरह की इंडस्ट्री है वो उपलब्ध कराएगा 25%, और शेष 10% का योगदान किसान ग्रामीण उद्यमी खुद वहन करेंगे। तो कुल मिला के हो गया आपका 65 25 90 और 90 और 10 100। राज्य सरकारें क्या करेंगी? परियोजना अनुमोदन समिति के माध्यम से इन परियोजनाओं को मंजूरी देंगी। अधिक पावर वाले ट्रैक्टर, कटर, टेडर, मशीन और उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। पराली जलाने के बारे में क्या कहते हैं कि जो भी धान गेहूं जैसी फसल की कटाई होती है उसके बाद जो भी अवशेष बचते हैं उनको जलाना ही क्या बोलते हैं? पराली जलाना बोलते हैं। रुक जाइए, कुछ अच्छा कलर ले लूँ, जय हो भगवा कलर, ठीक है, चलो, इसी को क्या बोलते हैं? पराली का जलाना बोलते हैं। प्रभाव क्या होता है भाई? इससे बहुत सारी हानिकारक गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतया, उसके अलावा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर, ये सब कुछ क्या होते हैं? निकलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलता है, इनका उत्सर्जन होता है। उसके साथ साथ PM भी निकलता है। PM क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? बहुत ही छोटे कण, एरोसॉल के रूप में, ठीक। और पौधों के पोषक तत्वों की भी हानि हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप उसको जला दे रहे हैं तो पौधे के पोषक तत्व भी कहीं ना कहीं मर जाते हैं, और मृदा स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसके साथ साथ पर्यावरण पर तो पड़ता ही पड़ता है,
ठीक है, पराई, लेकिन फिर भी पराली हर साल देखते हैं कि जलाई क्यों जाती है। तो कह रहा है कि किसान फसल कटाई के लिए श्रम की कम जरूरत वाले उपकरण जैसे कंबाइन हार्वेस्टर का सहारा लेते हैं। इसके उपयोग से धान की पराली खेत में ही रह जाती है। जैसे हार्वेस्टर क्या करता है, मतलब कि जो भी कंबाइन या इस तरह की चीज़ें होती हैं वो ऊपर ऊपर से प्लांट्स को काट लेती हैं, ठीक, और डंडी जो होती है प्लांट्स की वो बची रह जाती है। तो उस केस में धान की पराली बोलेंगे उसको, वो खेत में ही रह जाती है। चूंकि धान की कटाई के मौसम और गेहूं की बुआई के बीच में 10 दिन से कम का अंतर होता है कि भाई धान की कटाई हुई तुरंत 10 दिन बाद आपको गेहूं बो देना है, ठीक है। तो धान कौन सी फसल है, धान आपका खरीफ की है। और रवि की क्या है, रवि की है आपकी गेहूं। जैसे इस समय गेहूं कटने वाला है, रवि का मतलब क्या होता है कि रवि आने वाला है। जैसे रवि इस समय क्या है, आने वाला है ना, रवि मतलब मैं समर से लगा रहा हूं, समर में कटाई होती है गेहूं की, तो ये रवि की फसल होती है, ऐसे समझ लो बस, ठीक है। तो इसीलिए अक्सर पराली जलाने का विकल्प लोग चुन लेते हैं कि 10 ही दिन का समय है, कहाँ काटोगे उसको, कहाँ कटवाओगे, इतना मेहनत लगेगा, चलो चलो इसको क्या करते हैं, पराली जला देते हैं। पुरानी और पारंपरिक पद्धति है कि मतलब बहुत साल से जैसे झूम कल्टीवेशन होता था, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसी तरह से ठीक क्या होता है पराली जलाने का भी। पहले बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, कहीं भी जला दो और कितना भी प्रदूषण फैल जाए उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब पड़ता है। उसके अलावा कीट और रोग प्रबंधन में मदद करते हैं कि भाई जो कीट रहते हैं मिट्टी में या उन पौधों में वो क्या करते हैं, मर जाते हैं जलाने से, ठीक है। लेकिन फसल अवशेष के बाह्य स्थानीय XC2 प्रबंधन के अलग अलग विकल्प हो सकते हैं। कह रहा है कि फिर खेत से बाहर ले जाएंगे तो क्या क्या विकल्प हैं, क्या क्या हो सकता है। पहला कह रहा है कि ताप विद्युत संयंत्रों में परंपरागत ईंधन के बदले बायोमास पैलेट्स का यूज किया जाए। समझ में आया, नहीं समझ में आया, बता रहा हूँ। कह रहा है कि अभी तक कोल से जलाते हो आप, जो भी आपके परंपरागत ईंधन है विद्युत संयंत्रों के लिए, जैसे मैंने बताया कि कोल बेस्ड पावर प्लांट में आप कोल से जला रहे थे, तो कह रहा है कि आप क्या करो ना, बायोमास पैलेट्स बना लो। मतलब वो जो निकल रहा है आपका पराली, ठीक है, उसको या तो रिफाइन करके कुछ बना लो या तो डायरेक्टली बंडल वंडल बना के कुछ भी बना लो, ठीक है। जैसे गोबर में आप देखते होगे ऐसे थोड़ा सा वो लगाया जाता है, ठीक है, धान का थोड़ा भूसा वूसा टाइप का ऐसे भूसी वूसी लगाई जाती है, ठीक। तो उस तरह के भी चीज़ों में यूज़ किया था कि आधा आधा मात्रा में लेके जो है प्रॉपर कुछ बना लो, ठीक है। तो बायोमास पैलेट्स बना लो। दूसरी चीज़ है कि कंप्रेस्ड गैस, बायोगैस CNG का उत्पादन भी इससे किया जा सकता है। कंप्रेस बायोगैस का भी उत्पादन कर सकते हो कि उसको, ठीक है, किसी टबों में डाल के सड़ा लो और फिर CNG वहाँ से निकाल लो, ठीक, या बायोगैस निकाल लो। तीसरी चीज़ है कि धान की पराली से अल्कोहल का उत्पादन किया जा सकता है। आपको पता ही है कि जैसे वहाँ पर आपका एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है अमेरिका में, ठीक है। वहाँ का जो कॉर्न होता है वो खाने के काम में, इंसान के खाने के काम में कम आता है, पशुओं के खाने काम में ज़्यादा आता है, ठीक है। और वहाँ पर जो है कॉर्न एक विशेष ईंधन के रूप में ही आपका उगाते हैं जो वहाँ के फार्मर्स हैं, यानी कि उससे क्या करते हैं आप, मेथेनॉल बनाते हैं, एथेनॉल बनाते हैं और एथेनॉल फिर ब्लेंड करते हैं। किसमें करते हैं, तो जो भी आपका फॉसिल फ्यूल है जैसे कि पेट्रोल डीजल में ब्लेंड कर देते हैं। तो ये हो गया आपका पराली का। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग क्या होती है, तो सिंपल सी प्रोसेस है, AGI लेते हैं, ठीक है ना, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड को 2-3 तरीका है क्लाउड सीडिंग का। पहला और जो मुख्य तरीका है वो ये है कि अगर बादल ऊपर नहीं बन रहा है लेकिन वहाँ पर ठंडा पानी है, क्या है, बादल नहीं फॉर्म किया है लेकिन ठंडा पानी है, ठीक। तो जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर जाओगे टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है, ठीक है। तो आप एक ऐसी जगह पर पहुंचोगे जहां पर ठंडे पानी की अवस्था में, यानी कि जलवाष्प जो है वो ठंडा है, वहां पर आप हेलीकॉप्टर या जिससे भी, मतलब कोई भी ऐसा यंत्र और ड्रोन की सहायता से भी कर सकते हैं, AGI जो है वो छिड़क देते हैं, ठीक है। यानी कि सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव कर दिया। सिल्वर आयोडाइड चूंकि भारी होता है, ठीक है, वो लक्षित बादलों तक पहुंचता है और सिल्वर आयोडाइड के कण हिम क्रिस्टल के निर्माण करते हैं। फिर वो क्या करेगा, बर्फ जैसा फॉर्म करने लगेगा और फिर वो भारी होने के कारण हवा में नहीं टिकेंगे और धीरे धीरे धरती पर गिरने के लिए आएंगे और ड्यू टू थोड़ा फ्रिक्शन और नीचे आते हुए जो टेम्परेचर बढ़ता है उससे वो पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएंगे और बारिश हो जाएगी। इसको कहाँ यूज़ करने का सुझाव दिया जा रहा है, तो कई कमेटीज़ ने कहा है कि आप क्या करो ना, कि इसको यूज़ करो दिल्ली में, ठीक। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। सुर्खियों में इसलिए है कि दिल्ली के शोधकर्ता जो है दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करने पर विचार करने के लिए कहा है। क्लाउड सीडिंग होती क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि कृत्रिम रूप से मौसम में बदलाव, अपेक्षित बदलाव, ठीक है, मौसम में अपेक्षित बदलाव करने की टेक्निक है। इसके तहत सीडिंग एजेंट को हवा में स्प्रे करके बादलों को कृत्रिम रूप से संतृप्त किया जाता है, सैचुरेट कर देते हैं, जिससे वर्षा हो जाती है।
कौन कौन से इसमें रसायन यूज़ करते हैं, तो सिल्वर आयोडाइड मैंने बताया सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड का भी यूज़ कर सकते हैं KI, सोडियम क्लोराइड या ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है, -56 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है ये क्या हो जाता है, CO2 जो है ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाता है, उसी का नाम है। फिर कह रहा है कि क्या क्या तरीका, मतलब प्रभावी होने के लिए अनिवार्य दशाएं क्या है, क्या क्या कंडीशन है जो मस्ट फॉलो होनी चाहिए आपके उस दशा में जब आप क्लाउड सीडिंग करना चाह रहे हैं। कि टेम्परेचर जो होना चाहिए बादलों में पर्याप्त सघनता होनी चाहिए, मतलब कि काफ़ी क्लोज डेंस ऊपर जो जलवाष्प हैं वो बादलों के तरीके से होने चाहिए। टेम्परेचर जो है -10 to -12 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। जहाँ पर कृत्रिम वर्षा करवानी है वहाँ पर 50% क्षेत्र में कम से कम बादल छाए होने चाहिए, कि जहाँ कृत्रिम वर्षा करा रहे हो वहाँ कम से कम 50% बादल की उपस्थिति होनी चाहिए। और हवा की गति जो है एक निश्चित स्तर से कम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि क्लाउड सीडिंग कराने पहुँचे और हवा जो है बादल को उड़ा करके दिल्ली से कहाँ लेती गई, हरियाणा लेती गई, और अब बारिश करा दी है हरियाणा या अरावली में, उधर राजस्थान के एरिया में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कि हवा की गति भी एक निश्चित स्तर होगा, जो भी स्तर हो उसमें, अब इतना डीप में नहीं जाना है, वहाँ से कम होनी चाहिए। और सापेक्षिक आर्द्रता 75% से कम होने पर क्लाउड सीडिंग कम प्रभावित होती है। अपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, अब समझिए, सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आज समझ लीजिए। सापेक्षिक आर्द्रता एक ऐसा टर्म है कि सपोज करो इसकी क्षमता कितनी है, 50 ग्राम में मैं लिख रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। सापेक्षिक आर्द्रता की कोई यूनिट नहीं होगी, लेकिन मैं इसको ग्राम में लिख रहा हूँ। सपोज करो कि 50 ग्राम मत लिखो, लोग आहत हो जाएंगे, ठीक है। 50 मिलीग्राम ये क्या रख सकता है, वाटर रख सकता है, ठीक। सापेक्षिक आर्द्रता का कह रहा है कि 75% है, यानी कि 50 का 75%, यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता चल रही है 75% इसकी। दैट मीन्स इसमें कितना पानी हो चुका है, 37.5, यानी कि इतना पानी है, ठीक। सापेक्षिक आर्द्रता कितनी है, 37.5, ठीक। कह रहा है कि अगर इससे कम पानी रखेगा, ये 37% से अगर कम पानी रखा, 37 ग्राम से, 37.5 ग्राम से, तो फिर वहाँ पे बारिश वारिश होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि उसके पास क्या है, वो खाली है बेचारा, बारिश कहाँ से कराएगा। बारिश तब कराएगा जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी ठीक ठाक हो, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस हिसाब से अधिक होनी चाहिए। बादलों का तापमान इतना होना चाहिए कि शीतल तरल जल उसमें मौजूद हो। क्लाउड सीडिंग के 2-3 तरीके हैं, हाइग्रोस्कोपिक है, डायनेमिक है और स्टैटिक है। स्टैटिक वाला क्लाउड सीडिंग सबसे ज़्यादा जो है फेमस है। हाइग्रोस्कोपिक में ये होता है कि बादल के नीचे के साइड से आप फ्लेयर्स या विस्फोटक जो है मारते हैं और सीडिंग एजेंट्स को, पार्टिकल को वहाँ तक पहुँचा देते हैं। डायनेमिक में ये होता है कि वायु धाराओं का प्रवाह किया जाता है और उसमें जल बादलों तक पहुँच जाता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, जो आज नहीं देखेंगे क्योंकि आज थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया है। धैर्य बना के रखिए, सारे टॉपिक्स कोशिश किया जाएगा कि थोड़ा ना थोड़ा कवर करा दिया जाए, और यही नहीं, अगर समय अलाउ करता है तो धीरे धीरे सब कुछ कवर कर दिया जाएगा, जितनी चीज़ें मैक्सिमाइज कवर की जा सकती हैं फ्री इनिशिएटिव में, ठीक है। तो यूपीएससी हिंदी का फिर से बता दे रहा हूँ, फ्री इनिशिएटिव चल रहा है। जिस भी आपके दोस्त को ये ज़रूरत होती है उनको आप फॉरवर्ड करिए चीज़ें, और फॉरवर्ड करने के बाद जो है जय हिंद बोलिए। धन्यवाद।